हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता यस वॉरियर। तो देखिए, मिड टर्म स्पेशल रिवीजन में अब हम करने वाले हैं हिंदी की रिवीजन 5 क्लास 9। इससे पहले आपको 4 रिवीजन दी गई हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। इसके अलावा जो रिवीजन 4 है उसमें क्या कराया गया है, उसमें आपको लेखन कराया गया है। लेखन क्या होता है? पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन। तो मैम हम रिवीजन 5 में क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ग्रामर सेक्शन, यानी कि हिंदी व्याकरण का जो आपका है वो सब हम कवर करने वाले हैं, अलंकार, समास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक करना मत भूलें, क्योंकि वीडियो में खो जाएं तो उससे पहले लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अलंकार की। अगर आप अपना मिड टर्म का सिलेबस देखेंगे तो देखिए, ये अलंकार जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्लास 9th में भी काम आते हैं, क्लास 10th में भी काम आते हैं। तो एक बार पढ़ के समझ लो तो ये आपको दोनों ही क्लास में हेल्प करेंगे। तो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। सबसे पहले अलंकार होता क्या है? देखिए, ये एक पर्सन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक पर्सन ए, ठीक है, और ये है एक पर्सन बी। तो ये पर्सन ए और बी अपने आप को सजाने के लिए क्या करते हैं? न्यू ड्रेस पहनते हैं। आप लोग को कहीं जाना हो पार्टी में तो आप नॉर्मल डेज में अलग रहते हैं, लेकिन अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हो? नए कपड़े पहनते हो, कुछ ज्वेलरी पहनते हो, ईयरिंग्स पहनते हैं, जैसे लड़कियाँ, ठीक है, नेल पेंट लगाती हैं। लड़के क्या करते हैं? अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, बालों में जेल लगाते हैं। खुद को सजाने के लिए क्या पहनते हो? वॉच पहनते हो। किस लिए? जिससे आप रोज से थोड़े अच्छे लगो, रोज से थोड़े अलग लगो। तो इसी प्रकार से जो हमारे कवि महोदय होते हैं, जो हमारे कवि होते हैं, वो अपनी कविताओं को ऐसे सरल भाषा में लिख देंगे तो उनकी कविता क्या हो जाएगी? आम हो जाएगी। इसलिए वो अपनी कविता को सजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार से उनकी कविता जो है वो पढ़ने में और अच्छी लगती है और ज़्यादा सुसज्जित हो जाती है, सुंदर हो जाती है। तो आई होप सबको समझ में आ गया अलंकार क्या होता है। अलंकार होता है जिसे कवि अपनी कविता को, अपनी रचना को और सुंदर और निखारने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अलंकार। अब अलंकार 2 तरह के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जैसे कि आप इसके नाम से स्पष्ट है, एक है शब्द और एक है अर्थ, ठीक है। शब्दालंकार क्या होता है? हम किसी एक शब्द का लाइन में, अपनी कविता की लाइन में प्रयोग करते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाता है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसका हम पर्यायवाची भी प्रयोग नहीं कर सकते, हम केवल उसी विशेष शब्द को प्रयोग करेंगे जिससे वो बहुत ही ज़्यादा नया सा लगेगा, वो कविता बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अर्थालंकार का अर्थ होता है कि जहाँ पे क्या होता है, कोई शब्द यूज़ किया जाता है, उस शब्द के अर्थ के आधार पर जो कविता की कविता है वो अलग हो जाती है, यानी कि निखार आ जाता है, सुसज्जित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? अर्थ के आधार पर होता है। तो देखिए, जो शब्द के आधार पर हम बांटते हैं अलंकार को 3 भागों में। एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। चलिए सबके थोड़े थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। आपको बहुत डीप में नहीं घुसना है बेटा, ऊपर ऊपर से देखना है, उदाहरण देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल कैसे आएंगे एग्जाम में? एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपको उदाहरण दे देगा और बोलेगा कौन सा अलंकार है, या कोई आपको फिलअप में दे देगा कौन सा अलंकार है, या कविता की जो लाइन है उसमें बोल देगा कौन सा अलंकार है। तो बहुत डीप में नहीं जाना, बस बेसिक बेसिक पढ़िए, ठीक है, क्योंकि डीप में जाएंगे तो फिर इनके भी सब कैटेगरी बहुत होती है। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। जब काव्य में किसी वर्ण की, ठीक है, शब्द की नहीं बेटा, वर्ण, वर्ण मतलब होता है एक अक्षर की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। उदाहरण के सहित देखिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे देखिए एक शब्द नहीं बेटा, केवल एक वर्ण, जैसे कि रा, यानी यहाँ पे रा की आवृत्ति 3 बार। तो इसको आप फटाफट से पहचान जाएंगे, है ना, इसको हर बच्चा पहचान जाता है। अनुप्रास अलंकार को बहुत सिंपल होता है। दूसरा इसका उदाहरण है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? च, तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। तीसरा है मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति होती है? माँ की। देखिए ये मुदित जो है ना, इसी से मेरा नाम बना है मुदिता। मेरे जो नाम रखा गया था वो बेसिकली इसी लाइन पे बेस्ड मेरा नाम रखा गया था। इसका अर्थ होता है, मुदित जो बोला जाता है वो श्री राम को बोला जाता है, ठीक है। मुदित महीपति मंदिर आए, तो ये कहते हैं कि जो श्री राम है वो मंदिर आए, तो मुदित से मुदिता बना है, इसीलिए मेरा नाम मुदिता रखा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? ये भी हमारा शब्द अलंकार का एक प्रकार है। जब काव्य में कोई
शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और अर्थ दो उसका बार बार अलग होगा। मतलब एक ही शब्द को, आपको पता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो ना बेटा, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसी तरह हिंदी में भी एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो आपकी पंक्ति में 2 बार आएगा लेकिन उनका दोनों जगह अलग अलग अर्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण देखें, कनक 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 कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, जो या खाए बौराए ना पाए बौराए। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जो कनक है, कनक 2 बार यूज हुआ है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा। मतलब कनक कनकती 100 गुनी यहाँ पे बोलता है कि देखिए, एक बोलता है कनक कनकती 100 गुनी, जो पाए जो खाए बौराए, यानी जो धतूरा उसको जब खा लेते तो इंसान पागल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है सोना, यानी जिसको सोना मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कनक कनक की आवृत्ति, यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ आप देखेंगे अलग है। इसी तरीके से काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा घटा 2 बार है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पे घटा का मतलब है जो मेघ है, ठीक है, जो बादल की घटा है, और यहाँ पे घटा का मतलब क्या है, कम होना, ठीक है, कम हो गया। तो एक शब्द 2 बार आ रहे हैं बेटा और दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ आप उदाहरण जैसे ही आपको दिया जाएगा आप पहचान जाओगे। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा यमक का उल्टा है। कैसे, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब एक ही शब्द होगा और उसमें बहुत सारे अर्थ चिपके होंगे, बहुत सारे मीनिंग होंगे। यहाँ पे कवि क्या करेगा, देखिए यहाँ पे इसका जस्ट विपरीत है। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यमक में बेटा 2 बार शब्द आ रहा था, दोनों बार उसका मतलब क्या था, भिन्न था, ठीक है। और हमारे श्लेष में क्या हो रहा है, शब्द एक बार आएगा, शब्द जो है एक बार आएगा किंतु उसके अर्थ बहुत सारे होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। तो यहाँ पे रहीमन रखिए, तो यहाँ पे मोती मानस चून, इन सब के लिए क्या बोला गया है, पानी शब्द का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक पानी का मतलब इज्जत है, एक का चमकदार है, ठीक है, एक पानी का यहाँ पे 3 चीज़ का अर्थ यूज़ हो रहा है। एक चमक के लिए, एक इज्जत के लिए, ठीक है, और एक तो इस तरीके से 3 अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द के। दूसरा है मगन को देख पट देत बार बार, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है आपका, पट, जो पट है, पट मतलब क्या होता है बेटा, पट मतलब होता है दरवाजा और पट मतलब वस्त्र भी होता है। तो पट एक बार यूज हुआ है लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, बार बार, यानी बार बार दरवाजे को खोल देती है। तो यहाँ पे पट का मतलब वस्त्र भी हो रहा है और पट का मतलब दरवाजा भी हो रहा है। तो ये आपका होता है श्लेष। अब अगर हम इसके बात करें, अर्थ अलंकार की बात करें, तो देखिए अर्थ अलंकार आप पे कितने प्रकार के होते हैं, 5। यानी अर्थ के आधार पर जो कवि यूज करते हैं, जहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्द जो होता है वो सुंदर हो जाता है हमारा वाक्य। तो इसमें होता है उपमा। उपमा मतलब होता है किसी को किसी चीज की उपमा देना, ठीक है। कंपेयर नहीं करते किसी को किसी चीज की कि हमने ये तुम्हें उपमा दी है, ठीक है, वो कहते हैं पद दे देना, ठीक है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एक होता है रूपक, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। यह मानवीयकरण बहुत सरल है समझना। मानवीयकरण वो होता है जहाँ पे मानव से तुलना कर दी जाती है किसी निर्जीव वस्तुओं की। अतिशयोक्ति होती है जहाँ पे बहुत बढ़ चढ़कर बड़ाई की हो, ठीक है, जो चीज़ संभव नहीं है वो चीज़ नहीं बोल देते कि स्वर्ग से मिले। तो इस तरीके की जो बात करते हैं जो संभव है उसे हम क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति, बढ़ चढ़कर बोलना। तो चलिए इन सब के भी उदाहरण देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में उदाहरण ही देता है। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपमा बोलते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। या फिर हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बच्ची की तुलना किससे की, उपमा क्या दी है, किससे दी है, उपमा, कोमल सी बच्ची, बच्ची इतनी कोमल है कि वो कैसी हो रही है, राख की ढेरी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, उपमा दी जा रही है बच्ची को, ठीक है। तो उपमा देना कोई विशेष पद से कंपेयर करना। इसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है, जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान का भेद
खत्म हो जाता है। उपमेय और उपमान मतलब होता है, देखिए दो चीज़ें हैं ए और बी, इन दोनों की कंपैरिजन करना यानी तुलना करना, तो इतना ज़्यादा इन दोनों की समानता बता देता है, जो लेखक है वो इतनी ज़्यादा समानता बता देता है कि दोनों में जो भेद है, अंतर है, वो खत्म हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। जैसे मुदि यद कमल बंदी दोऊ भ्राता, मुनि के चरणों पर कमल का आरोप, ठीक है, यहाँ पे इसका उदाहरण है। या फिर भजमन चरण केवु अविनाशी, यानी ईश्वर के चरणों पर केवल उपमान का आरोप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो कंपैरिजन है वो इतना ज़्यादा ख़त्म हो जाता है कि दोनों एक समान लगने लगते हैं, जिनकी तुलना की जा रही है। इसके बाद उत्प्रेक्षा में अगर हम बात करें, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा बोलते हैं। यानी उत्प्रेक्षा को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, मनहु मानो जानो जनहु, जहाँ पे भी आप देखो ना कवि ऐसे बोलेगा मनहु मानो जनहु जानो तनु, ठीक है, मतलब मान लीजिए, जान लीजिए, होता है, ज्यों त्यों। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिड़कड़ों में पूरा पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ क्या देखा आपने, मानो। जैसे ही आप इन वर्ड्स को देख लोगे, मनहु मानो जनहु जानो, तो आप समझ जाओगे इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति वही जहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ की बात करी जाए, किसी की तारीफ की जाए। जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मतलब कि ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन में जा रही है। तो ऐसा क्या संभव है वास्तव में, नहीं। तो ये बढ़ चढ़कर बात की जा रही है। यहाँ साकेत नगरी की तुलना किससे की जा रही है, स्वर्ण की समृद्धि से करने का अतिशयोक्ति। यहाँ पे अतिशयोक्ति मतलब जिस किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तारीफ की भी अति हो जाए तो अतिशयोक्ति होता है। इसके बाद अगला होता है मानवीयकरण। ये सबसे सरल होता है, अनुप्रास भी और मानवीयकरण सबसे सरल होता है, हर बच्चा पहचान जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और उत्प्रेक्षा भी अच्छा होता है, ज्यों त्यों से आप पहचान जाते हो। मानवीयकरण में जब आप देखो निर्जीव वस्तु जैसे पेड़, झरना, कवि क्या करता है, कवि हर चीज़ में जान भर देता है। तो इसकी तुलना इंसान से की जाए तो वहाँ मानवीयकरण होता है। जैसे हर्ष आया ताला लाया, पानी परात भर के, ठीक है। ताला यानी ताल यानी तालाब को बोल रहा है कि तालाब लाया। या मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए बोला गया है। तो तालाब क्या खुद पानी ला सकता है, नहीं, लेकिन उसको मानव की तरह कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीयकरण है। चलिए, ये थे आपके सभी अलंकार। अब देखते हैं आगे समास की बात करते हैं। देखिए, अलंकार तो हमने समझ लिया बेटा कि अलंकार हम क्यों प्रयोग करते हैं, कविता को सुशोभित करने के लिए। हम नहीं कवि प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम कवि नहीं हैं। समास की बात करते हैं। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से नए शब्द की रचना को समास कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों को एक ही वर्ड उसके लिए प्रयोग किया जाए, एक ही शब्द प्रयोग कर लिया जाए जहाँ पे दो शब्द मिल सकते हैं, ठीक है, और वो उसको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए शब्द जैसे होता है ना, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों का हम एक ही शब्द बना के उसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रयोग किया जाता है अपनी रचना को अच्छा बनाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ठीक है। ऐसे समास के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसी के द्वारा लिखा गया क्या होता है, तुलसीकृत। पानी में डूबा हुआ, जलमग्न, राह के लिए खर्च, राह खर्च। तो यहाँ पे देखिए इतने शब्दों को एक ही शब्द बना दिया गया है, किस लिए, आकर्षित करने के लिए लोगों को। तो देखिए, अगर हम समास की बात करें तो मोटे तौर पे आपके समास 6 तरह के होते हैं। वैसे अगर आप तत्पुरुष को पढ़ने जाएंगे तो तत्पुरुष भी बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको मोटे मोटे तौर पे देखना है। एक होता है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहिर्व्रीहि। इसमें जो सबसे अच्छा समास होता है वो होता है द्विगु और द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु क्यों, ये हर बच्चा पहचान लेता है, इतने सुंदर होते हैं ना, कोई भी देखते हैं इनकी शक्ल पहचान जाता है कि इसमें द्विगु या द्वंद्व समास है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, दूसरा गौण हो। अब देखिए, जो शब्द होता है ना, जो आपका शब्द होगा उसमें 2 पद होते हैं, ठीक है। एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद।
क्या, एक पूर्व एक उत्तर। तो जो पहले आता है वो पूर्व होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तर। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ शब्द में जो आखिरी पद है उसका मेन रोल होता है और कुछ शब्द में जो पहला पद है उसका मेन रोल होता है। इसी के आधार पे हम समास को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिसमें पहला पद प्रधान हो, यानी जो पहला शब्द का पहला पद है वो ही प्रधान हो, और जो दूसरा पार्ट है ना उत्तर पद, वो कैसा हो, गौण हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव। इसका एग्जाम्पल है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल लगा रखे हैं और इसका आप विग्रह करके भी देख सकते हैं। यथाशक्ति, तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसका संधि करें तो यथा और शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, ठीक है, शक्ति के अनुसार। आजीवन यानी कि जीवन भर, ठीक है, तो ये आपके भर पेट यानी पेट भरकर। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे जो पहला है वो ही मेन वर्ड है, यानी पेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अव्ययी भाव। तो इसके उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में हमारा क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ पे जो दूसरा पद होगा, दूसरा भाग होगा वो प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होगा, यानी छुपा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोक्ष प्राप्त, तो क्या है, मोक्ष को प्राप्त, ठीक है, प्राप्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त, ठीक है। रणभूमि, रण की भूमि। अध्ययनरत यानी अध्ययन में रत, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, तत्पुरुष। वैसे तत्पुरुष बहुत सारे तत्पुरुष के प्रकार होते हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। इसके बाद अगर मैंने बताया था कि द्वंद्व समास, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, मतलब किसी को भी ज़्यादा बड़ा नहीं बोला जाता, दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, भाई बहन, तो भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बस आपको दो शब्दों के बीच में ऐसे डैश लगा होगा तो आपको और करके दिखा देना है। जूम करके दिखा दूँ, पूजा अर्चना, पूजा और अर्चना, सुख दुख, सुख और दुख, आगे पीछे, आगे और पीछे। तो ये आप बहुत ही आसानी से पहचान जाते हो। आपने स्टेंजा में भी बहुत बार देखा होगा, इस तरह का जो वर्ड होते हैं, ये दिए होते हैं, वो बहुत ही सरल है। कौन सा समास था हमारा, ये हमारा था द्वंद्व समास, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो, इसमें का नाम भी ऐसा है, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो देखो दोनों एकदम बराबरी हैं, तो इसमें देखो बराबर, दोनों ही बराबर हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी ऐसा ही होता है, दोनों ही बराबर होते हैं, किसी को ज़्यादा बड़ा नहीं बोला जाता। इसके बाद है कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद उपमेय और अथवा विशेषण और विशेष्य हो, मतलब एक विशेषण हो एक विशेष्य हो जो किसी की विशेषता बता रहा हो, तो उसको हम कर्मधारय बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल। नील गाय, नीली है जो गाय। कृष्ण सर्प, ठीक है, कृष्ण है जो सर्प, यानी काला है जो सर्प, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कर्मधारय। इसके बाद अगर हम द्विगु की बात करें तो द्विगु भी बहुत सरल है। इसकी कैसे पहचान होती है, संख्यावाचक होता है, यानी यहाँ पे आपको मैथ के नंबर दिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आपको गणित के नंबर दिखे, जैसे त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, दो पैर यानी इसमें कितनी, 2, गिनती आपको देखने को मिले, सबसे सरल बात है, गिनती देखने को मिले, तो वहाँ पे कौन सा होगा, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है बेटा, द्विगु। द्विगु मतलब गिनती, द्वंद्व मतलब बराबरी, ठीक है। इसके बाद लास्ट होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हमारा क्या होता है बेटा, बहुब्रीहि और कर्मधारय थोड़े थोड़े मिलते हुए हैं। इस समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और ना उत्तर पद बल्कि अन्य पद की ओर संकेत करता है। तो कई बार बच्चे बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूज आते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीलकंठ, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका, ठीक है, और किसी और का, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं और जिसका बोलते हैं, तो जिसका से आपको बताना होता है कि कौन है वो, ठीक है। दशानन, 10 है सर जिसके, ठीक है, इस तरीके से इसका हम विच्छेद या विग्रह करते हैं। तो ये होता है बहुव्रीहि। अब इसके बाद हम ग्रामर में जो आपका अगला टॉपिक है बेटा, वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर अगर हम वाक्यों के भेद करें, ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है। तो देखिए, वाक्य में कोई सूचना दी जा सकती है नकारात्मक, तो अर्थ के आधार पर अगर आप वाक्य भेद देखें तो आपके वाक्य भेद 8 तरह के होते हैं, और आपको या तो बोल देगा FIB आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, और बोल देगा कि बताइए यहाँ पे कौन सा वाक्य है, उसका नाम बताइए, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए, या फिर आपको बोल देगा बदलिए, क्या बोल देगा,
बदलिए, कि विधानवाचक से प्रश्नवाचक में बदलिए, प्रश्नवाचक से आज्ञावाचक में बदलिए। तो बस आपको इसका मीनिंग समझ लेना है, आप सब कुछ कर लोगे। थोड़ा जूम आउट कर दूं आपके लिए। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक का मतलब क्या होता है बेटा, विधान को आप विधि से कनेक्ट करिए, विधि, ठीक है। विधान का मतलब क्या होता है कि जो कोई, इससे पता चले कि कोई कार्य हो गया है या हो रहा है, क्रिया के होने का पता चले, कोई काम के होने का पता चले। जैसे राधा पढ़ाई कर चुकी, ठीक है, चिड़िया घोंसले से उड़ गए, ठीक है, और राम खाना खा रहा है, इसने खाना खा लिया। तो यहाँ पे क्या है, किसी काम के होने या हो चुकने के, कोई काम हो चुका या होने का बोध हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है प्रश्नवाच्य। प्रश्नवाच्य वही जहाँ पे आपको क्या, क्यों, कैसे दिख जाए, कि घोंसले से चिड़िया कैसे उड़ गई, ठीक है, राहुल ने अपना कार्य, गृह कार्य कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। तो जहाँ पे आपको WH फैमिली हिंदी की दिखे, क्यों, क्या, ठीक है, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक है। जहाँ प्रश्न किया जा रहा हो वो हो गया प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक तो आप लोग बहुत अच्छी से समझ जाएंगे। आज्ञा मतलब छोटों को आज्ञा देना, कि चलो पढ़ाई करो, ठीक है, जाकर पढ़ाई करो, ठीक है, ये हो गया आज्ञावाचक। जहाँ पे आप आज्ञा दे रहे हैं, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, यहाँ पे क्या है, आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, अभी बैठकर पढ़ो, ये क्या है, आज्ञा। जब जहाँ पे आज्ञा देने का बोध होता है वो आज्ञावाचक। जैसे आपको भी कई बार आज्ञा दी जाती है बड़ों के द्वारा। इसके बाद संदेहवाचक आता है, जहाँ पे संदेह हो, यानी कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पे संदेह हो कि बारिश होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा संदेहवाचक होता है, कि जहाँ पे संदेह कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक में जब भी किसी वाक्य में आपके आ जाए नहीं, ना, ठीक है, तो आपको क्या वाक्य होता है, नकारात्मक वाच्य या नेगेटिव सेंटेंस, कि राधा नहीं पढ़ती है, वह स्कूल नहीं जाता है, तुमने किताब नहीं खरीदी, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक। उसके बाद इच्छावाचक। इच्छावाचक मतलब जहाँ पे आप इच्छा प्रकट कर रहे हो, जैसे बधाई हो, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो, तुम सदा खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, तो ये क्या होता है, इच्छावाचक, जहाँ आप इच्छा दिखा रहे हो। विस्मयवाचक क्या होता है, जहाँ पे आपके हाइफन वाले वर्ड्स का यूज़ हो रहा हो, यानी कि ओह, आह, आह, समोसा तो बड़ा लाजवाब है, ओह ये किताब कितनी अच्छी है, वाह, ठीक है, जहाँ पे आपके ये इस तरह के ओह, आह, वाह की आवाज़ आए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, विस्मयवाचक। इसके बाद संकेतवाचक, जहाँ पे आप संकेत दे रहे हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। जैसे कि यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि तुमने पढ़ाई की तो नंबर अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो संदेहवाचक था बेटा, उसमें ऐसा होता है कि ऐसा होगा, कल पढ़ाई होगी, ठीक है, कल क्लास होगी, तो ये क्या होता है, संदेह, यहाँ पे कोई संदेह है। संकेत मतलब ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो यहाँ पे आप कैसा बोल सकते हो, ऐसा, वैसा, जैसा, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग पहचान सकते हैं। अब आपको जैसे बोल दिया कि विधानवाचक है, राधा पढ़ाई कर चुकी, तो आपका इसको प्रश्न में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे, जैसे कि आपका वाक्य है राधा पढ़ चुकी, ये विधानवाचक है। अब आपसे बोल दिया कि बेटा प्रश्न में बदलिए, तो आप बोलेंगे कि राधा क्यों पढ़ चुकी, यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, राधा क्यों पढ़ चुकी। इसी को बोल दे अगर आज्ञा में बदलो तो क्या बोलोगे, राधा जाकर पढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक को दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, बस आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय दिया है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, इसे आप लोग व्याकरण में यानी संस्कृत में भी पढ़ते हैं। उपसर्ग मतलब होता है वे शब्द जो किसी शब्द के शुरू में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। मतलब कोई आपका शब्द है, उसके प्रारंभ में कुछ हम जोड़ दें जिससे उसका अर्थ बदल जाए, ठीक है। इंडिविजुअल इसका अर्थ कुछ और है, लेकिन हम इसमें जोड़ते हैं तो अर्थ बदल जाए तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। इसी तरीके से प्रत्यय क्या होता है, आपका कोई शब्द है, उसके पीछे प्रत्यय को आप उसके पीछे लगा दो तो इस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाए तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। उप मतलब देखिए जो आगे लगता है, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। और लेकिन ऐसा कंडीशन है कि अगर आप उपसर्ग या प्रत्यय को हटा दो तो उस वर्ड का अर्थ अपना रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ उपसर्ग देख लेते हैं। देखिए उपसर्ग यहाँ पे क्या है, कम,
कम यहाँ पे क्या है, कम को लेके आप वाक्य बनाइए। तो देखिए कम अक्ल, अक्ल का मतलब क्या होता है, आपका दिमाग, और कम अक्ल मतलब कम दिमाग वाला। तो अक्ल का मतलब अगर आप इसको अलग करेंगे तो अक्ल का मतलब आपका अलग है और कम का मतलब अलग है, कम प्लस अक्ल, इसका अपने आप मीनिंग है ना। इसी तरह से कमज़ोर, तो ज़ोर का मतलब क्या होता है, ज़ोर से यानी तेज, और कमज़ोर मतलब कमज़ोर। उसके बाद कम बाड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए वाक्य शब्द बना रखे हैं, बद के ऊपर बदनाम, बदमिजाज, बदतमीज़, ठीक है, इस तरीके से बना रखे हैं। तो ये आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जब इसको हटा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे ला इलाज, ला हटा दो तो क्या बना, इलाज बना, और इलाज का अर्थ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर आप उपसर्ग को हटा दो तो भी उसका अर्थ होना चाहिए। इसके बाद जो प्रत्यय होता है वही चीज़ आप शब्द के एंड में लगाओगे और उसका अर्थ होना चाहिए। इसके भी थोड़े उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि अगर हम इसके उदाहरण देखें बेटा, तो जैसे आ, बोले आपको आ प्रत्यय लगा के शब्द बनाइए, तो आप क्या बना दोगे, भूला, भटका, प्यासा। तो यहाँ पे क्या है, भूल जमा आ। तो देखिए भूल मतलब क्या होता है, गलती होना, आ लगा दिया तो भूला, और भूला मतलब जो भूल गया हो। भटक और जमा आ तो क्या हो गया, भटका, ठीक है, भटक प्लस आ यानी कि भटका। तो भटक का मतलब अलग होता है, आ लगा दिया तो भटका का मीनिंग अलग। तो इन सबको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपका पूरा कंप्लीट व्याकरण। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। फॉलो कर लें खबरी को, खबरी आपके फ़ोन में नहीं है तो डाउनलोड कर लें, बहुत कम MB का है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, चैनल को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF। बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।